हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस क्लास की, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ले ही आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो 3 क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास में हम इनको कवर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये जो है वो मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीसरी क्लास जो होगी वो होगी एस के अरोरा बुक का जो कंपाइलेशन है वो आपके सामने मैं रख दूंगा। ठीक है, तो पहली और दूसरी क्लास में जो लिटरेरी टर्म्स है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, वो एस के अरोरा बुक से नहीं है। ठीक है, वो इधर उधर से है। और तीसरी क्लास में आपको एस के अरोरा बुक का पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस में हम लिटरेरी टर्म्स जो है वो कवर करेंगे। और हम इसमें करेंगे क्या, कैसे कवर करेंगे, एक जो लिटरेरी टर्म है हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। मैं उस डेफिनेशन को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जहाँ पे एग्जाम्पल रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे वरना बहुत टाइम लगेगा लिटरेरी टर्म्स को करने के लिए। बहुत वास्ट टॉपिक है, हम बस डेफिनेशन देखेंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बस ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डेफिनेशन दे दी जाती है किसी लिटरेरी टर्म्स की, और आपसे ऑप्शन में नाम पूछा जाता है ये कौन सा टर्म है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि ये जो डेफिनेशन है ये कौन सा टर्म कहलाता है। तो इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो ज़्यादा सिंपल तरीका लग रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टर्म जो है वो क्या है, एलॉगरी है। एलॉगरी क्या होती है, एक लिटरेरी वर्क होता है इन विच नियरली ऑल द करेक्टर्स, इवेंट, सेटिंग्स एंड अदर लिटरल एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी हैव अ सेकंड सिंबॉलिक मीनिंग। होता क्या है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें जितने भी करेक्टर हैं, इवेंट्स हैं, उसकी सेटिंग है, या जितने भी लिटरल एलिमेंट उस कहानी में यूज किए गए हैं उनका एक दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग है। मतलब वो किसी और चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। वो स्टोरी जो है वो तो है ही, उसके अलावा वो किसी और इवेंट या और किसी चीज़ को वो सिंबलाइज कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे एक ये पर्सन थे जॉर्ज ऑरवेल, एक ऑथर थे। इनका एक वर्क था एनिमल फार्म। ये एक नोवेला था। नोवेला समझते हो क्या होता है, एक शॉर्ट नोवेल होता है जो नोवेल की लेंथ से कम होता है और स्टोरी से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं नोवेला। ठीक है, तो इन्होंने एनिमल फार्म लिखा था। एनिमल फार्म क्या है, एक एलॉगरी है। कैसे है, अब इसकी स्टोरी जब मैं आपको सुनाऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो, एनिमल फार्म जो है वो एक एनिमल्स की कहानी है। कुछ एनिमल्स जो थे वो एक फार्म में रह रहे थे। ठीक है, उनका ओनर कौन था, एक फार्मर था। अब ये जो फार्मर है वो इनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था। ठीक है, बहुत ही रूथलेसली इनके साथ बिहेव करता था। तो ये जितने भी एनिमल्स थे वो क्या हुए, वो एकदम इससे परेशान हो गए। किससे, इस फार्मर से। और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें इसके अंडर नहीं रहना है, इसको भगा देना है, यहाँ से मार देना है, जो भी है, हमें इसके साथ नहीं रहना है। तो ये एनिमल सारे मिलकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। इस फार्मर से ये छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये जितने भी एनिमल हैं ये क्या हुए, ये फ्री हो गए एकदम। ठीक है, इन्हें फ्रीडम मिल गई, आज़ाद हो गए अपना। अब ये जो चाहे वो कर सकते थे, जो चाहे वो खा सकते थे, पी सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी 1947 से पहले हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट थी, इंग्लिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, 1947 में हुआ क्या, हमने बहुत सारे प्रयासों से इनको भगाने में हम कामयाब हो गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब हमारे देश में गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अभी भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, जो एक तरह से जो सेट ऑफ रूल्स है उनको बना सके, जिसके अंडर बाकी के सारे लोग रह सकें। तो ऐसे ही, ऐसा थोड़ी ना, ये एनिमल फार्म में भी कुछ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना लीड करने के लिए। तो ये अपना लीडर किसको बनाते हैं, पिग्स को बनाते हैं। ठीक है, किसको, पिग्स को। तो पिग्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये भी रूथलेस हो जाते हैं। ठीक है, ये भी डिक्टेटर बन जाते हैं। इस फार्मर से भी ज़्यादा बुरी तरह से ये इन एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। मतलब ये एक डिक्टेटर से छुटकारा पाके किसके अंडर आ जाते हैं, दूसरे डिक्टेटर के अंडर आ जाते हैं। तो ये एनिमल फार्म की कहानी है। तो अब ये कहानी आपको लगेगा कि एनिमल्स की कहानी है, लेकिन नहीं, ये एक कंटेम्प्रेरी इवेंट को सिंबलाइज कर रहा है। किसको, रशियन रेवोल्यूशन को। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन और इसकी आफ्टर मैथ को, उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। ये रशिया के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं एक डिक्टेटर के अगेंस्ट। उसके बाद उसकी जो घटना बाद की जो घटना होती है वो भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती है, जो इस एनिमल फार्म में इन एनिमल्स के माध्यम से दिखाया गया है। मतलब कहने का मतलब है, जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से एक किसी दूसरी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। आपको समझ में आया एलॉगरी क्या होती है। ठीक है, और एलॉगरी में एक बहुत ही क्लियर मोरल लेसन जो है वो दिया जाता है। तो आई होप आपको एलॉगरी समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है एलूजन। अब देखो, एलूजन क्या होता है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, यूजुअली अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज जनरली फैमिलियर टू द इंटेंडेड ऑडियंस। एक जो रेफरेंस होता है वो दिया जाता है, जैसे कोई वर्क है उसमें जो रेफरेंस दिया जाता है वो आउटसाइड द टेक्स्ट होता है। मतलब उस वर्क का हिस्सा नहीं होता है, वो जो भी चीज़ है वो उस वर्क का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है,
जो कि जिस ऑडियंस के लिए हम वो वर्क लिख रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑडियंस उस रेफरेंस से जो है वो फैमिलियर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, समझ आ जाएगा। तो एलुजन्स जो है वो ऑफन रेफर्स टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, ज़्यादातर हिस्टोरिकल इवेंट को या हिस्टोरिकल पीपल को, या फिर जो अदर वर्क ऑफ लिटरेचर हैं उनको, मैथोलॉजी को या पॉपुलर कल्चर को रेफर करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टू माई गॉड अवर नेबरहुड पार्क इज गार्डन ऑफ ईडन। जैसे मेरा जो डॉग है उसके लिए जो जैसे कुत्तों को बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं टू माई डॉग अवर नेबरहुड पार्क इज गार्डन ऑफ ईडन। हमारे डॉग के लिए जो पड़ोस का पार्क है वो कैसा है, गार्डन ऑफ ईडन जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलूजन जो है वो यूज किया गया है, क्या है, गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन कहाँ से, बाइबल से रेफरेंस यूज किया गया, हालांकि वो उस वर्क का हिस्सा नहीं है, गार्डन ऑफ ईडन की कोई जगह नहीं है, लेकिन एक एलूजन यूज किया गया है, ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन को, ठीक है। गार्डन ऑफ ईडन सबको पता है, जिसने भी जिसको भी थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी का आइडिया होगा या जिसने जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी तो उसको पता होगा गार्डन ऑफ ईडन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। एन एक्रोनिज्म, ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक हिस्टोरिकली या टाइम के समय के अकॉर्डिंग एक इनएक्यूरेट डिटेल होती है किसी लिटरेरी वर्क में, इंक्लूडेड बाय द ऑथर आइदर अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली। ये जो है ऐसा नहीं है कि ऑथर के द्वारा गलती से ही इंक्लूड की जाती है, कई बार जानबूझ के भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, और कई बार जो है वो धोखे से हो जाती है। जैसे अगर बात करें शेक्सपियर के जूलियस सीजर में जो करेक्टर हैं वो एक क्लॉक को रेफर कर रहे हैं कि वो 3 बज रहे हैं, हालांकि ये कैसा, ये एनेक्रोनिज्म है क्योंकि उस टाइम जूलियस सीजर के टाइम पे क्लॉक इन्वेंट ही नहीं की गई थी, तो ये उस समय मतलब उस टाइम पीरियड में क्लॉक आ ही नहीं सकती, तो ये क्या है, एनेक्रोनिज्म है। जैसे बात करें अभी का कोई ऑथर अगर 1600 की कोई जो स्टोरी है वो 16th या 17th सेंचुरी की कोई कहानी है वो नरेट कर रहा है, उस समय वो एंड्रॉइड फोन्स का प्रयोग कर देता है, तो वो कैसे होगा, वो इनएक्यूरेट होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनेक्रोनिज्म बोलेंगे। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं काल भ्रम, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए बाकी के जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं वो आपको मेरी पेड क्लासेस में मिलेंगे। अगर आपको सारे लिटरेरी टर्म्स कवर करने हैं या पूरी लिटरेचर और ग्रामर कवर करनी है तो आप मेरी पेड क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश दोनों के लिए चल रही है, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर जो है वो कॉमेंट सेक्शन में भी पड़ा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को भी पूरा अच्छे से लिटरेचर और ग्रामर पढ़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम होता है एक वर्ड और फ्रेज दैट कैन बी स्पेल्ड बाई वी अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। मतलब कोई वर्ड है, ठीक है, या कोई फ्रेज है, ठीक है, उसके लेटर्स को ही वी अरेंज करके स्पेल करके एक दूसरा वर्ड बना दिया जाए। जैसे अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी, मेरे ख्याल से सबने देखी होगी हैरी पॉटर, उसमें एक करेक्टर था वोल्डेमॉर्ट, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, ठीक है, तो उसका जो नाम था उसके ओरिजिनल नाम को ही वी स्पेल करके बनाया गया था। उसका पूरा नाम क्या था, टॉम मार्वोलो रिडल, तो उसके जो लेटर्स थे वो इधर उधर करके क्या बना दिया था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। एक एग्जांपल और है, एक फिक्शन राइटर है जिनका नाम है अश्विन संघी, ठीक है, इन्होंने अपना जो पेन नेम है वो बनाया है शॉन हैंगिंस। इसी लेटर को इधर उधर करके, ठीक है, वी अरेंज करके ये एक नया नाम बनाया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एनाग्राम बोलते हैं। आगे देखते हैं एनालॉजी क्या होती है। एक कंपैरिजन होता है दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू डिसिमिलर थिंग्स आर सिमिलर इन सम वेज, यूजुअली विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज और मेकिंग अ परसुएसिव आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है तो बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बीच में और बताया जाता है कि वो कैसे किस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे की तरह हैं, ठीक है, तो बहुत ही दो अलग अलग चीज़ों को मतलब क्या उठा के उनको कंपेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और ये किस पर्पज से किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए या एक आर्ग्यूमेंट को मतलब अपने फेवर में बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक फेमस एनालॉजी है जिसमें क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो इस आर्ग्यूमेंट को कैसे दे रहे हैं, वो क्या करते हैं, यूनिवर्स को एक वॉच से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं एक वॉच जो है, जो एक घड़ी है, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और उसके बाद वो काम करती है, और उसका एक बहुत ही क्लियर पर्पस होता है, क्या होता है, टाइम देना। तो इसी तरह वॉच की तरह वो कहते हैं कि यूनिवर्स भी जो है वो किसी एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के द्वारा ही क्रिएट किया गया होगा। वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वॉच इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतने छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है, तो वॉच जो है वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको किसी न किसी ने बनाया होगा। ऐसे ही यूनिवर्स भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया होगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको एनालॉजी बोल रहे हैं, ठीक। देखो वॉच और यूनिवर्स का कोई कंपैरिजन है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है एक आइडिया को
क्या एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलेन होता है किसी वर्क में, ठीक है, जो क्या करता है, एक प्रोटोगोनिस्ट के अगेंस्ट एक्ट करता है, वो क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, आपको पता ही होगा। एंटी हीरो या एंटी हीरोइन क्या होती है? जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है प्ले का, जिसमें हीरोइक क्वालिटीज की कमी होती है, जो होता तो हीरो है लेकिन उसमें हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती, जैसे इंटीग्रिटी, करेज या मोरलिटी नहीं होती, उसको बोलते हैं एंटी हीरो या एंटी हीरोइन। अपोरिज्म में क्या होती है? अपोरिज्म एक तरह से कहावत होती है, एक ब्रीफ मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है जो कि एक बहुत ही ब्रॉड यूनिवर्सल ट्रुथ या मैसेज देता है। जैसे गॉड हेल्प्स देम दैट हेल्प देमसेल्फ, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करते हैं, ठीक है। तुम खुद एफर्ट नहीं करोगे तो भगवान भी क्या करेगा। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? एक रेटोरिकल डिवाइस होती है इन विच अ स्पीकर एड्रेस आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अ पर्सन हु इज एब्सेंट और डेड। इसमें स्पीकर किसको एड्रेस करता है? इसमें एक इनएनिमेट, मतलब इनएनिमेट लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है, निर्जीव जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर एक पर्सन को जो कि कैसा है, एब्सेंट है या फिर डेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस लाइन में किसको एड्रेस किया जा रहा है? रोमियो को एड्रेस किया जा रहा है। रोमियो यहाँ पे एब्सेंट है, डेड नहीं है, एब्सेंट है, वहां पे है नहीं अभी। ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर दो रोमियो, ठीक है। तो इसमें रोमियो को एड्रेस किया जा रहा है जो कि वहां पे है नहीं, किसके द्वारा? जूलियट के द्वारा। अब देखो एजोनेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिमिलर वॉवेल साउंड्स जो हैं वो रिपीट होते हैं विद इन वर्ड्स एंड फ्रेजेज कॉमनली यूज फॉर अ लिरिकल इफेक्ट इन पोइट्री एंड अदर लिटरेरी फॉर्म्स। जैसे जिसमें क्या होता है, सिंपल मीनिंग ये समझो, एजोनेंस पे क्या होते हैं, सिमिलर वॉवेल साउंड जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे वी स्लोली ड्रोव ही न्यू नो हेस्ट, इसमें ओ जो वर्ड है वो बार बार इसका साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे स्लोली में, ड्रोव में और नो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एजोनेंस है ये एक तरह से फिगर ऑफ स्पीच भी है। ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स जो है वो पोइट्री या प्रोज में यूज की जाती है डेट डज नॉट राइम बट हैज अ कंसिस्टेंट मीटर। इसमें राइम तो नहीं होती है, ऐसा नहीं है एक लाइन दूसरे से राइम ही करेगी, लेकिन एक मीटर जो है वो कंसिस्टेंट होता है। और ज़्यादातर कौन सा मीटर होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इसको भी पढ़ाएंगे आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है आगे चल के, ठीक है, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? आई से हो रहा है, तो आगे आई अल्फाबेट में जब आएगा तो उसको पढ़ाएंगे। तो शेक्सपियर के प्लेज में ज़्यादातर जो हाईवॉन करेक्टर्स हैं वो किस में बोलते हैं? ब्लैंक वर्स में ही बात करते हैं, या फिर अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ये दोनों चीज़ें एक ही है, ब्लैंक वर्स या अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, इसी में वो बात करते हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, एक लाइन में कितने 10 स्लैबल्स होते हैं। स्लैबल का मतलब वर्ड नहीं होता, एक वर्ड में एक या एक से ज़्यादा स्लैबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ड 10 नहीं होते, स्लैबल 10 होते हैं, ठीक है। जो किसमें, जो विच ऑल्टरनेट बिटवीन अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। एक जो फुट होता है आयम का, उसमें एक अनस्ट्रेस्ड स्लैबस होता है, उसके बाद स्ट्रेस्ड होता है। आगे देखते हैं। सेजियोरा क्या होता है? एक पॉज होता है इन द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ द पोएट्री और वर्स समटाइम्स मार्क्ड बाय पंक्चुएशन, ठीक है। एक लाइन या एक जो लाइन ऑफ पोएट्री होती है या वर्स होती है, तो उसके बीच में जो पॉज होता है, जो थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम सेजियोरा बोलते हैं, ठीक है। और ये कभी कभी पंक्चुएशन के द्वारा भी मार्क किया जाता है। जैसे ये लाइन देखो, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। हु सेड टू वास्ट, अब यहाँ पे एक पॉज है बीच में, इसको पंक्चुएशन के द्वारा भी मार्क किया गया है। अब नहीं भी किया जाता है तब भी आपको समझ में आता है कि ऐसा तो नहीं है ये पूरा एक साथ बोल देंगे, यहाँ पे बीच में एक पॉज है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेजियोरा बोलते हैं। देखो क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स जो है द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन इन अ स्टोरी, ठीक है। क्लाइमैक्स जो बिल्कुल हाईएस्ट, मतलब जहाँ पे एकदम आपके जो जितने भी इमोशंस होते हैं वो पीक पे होते हैं एकदम, ठीक है, टेंशन एकदम पीक पे होती है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। इन विच द मेन कन्फ्लिक्ट इज फेस्ड एंड अल्टीमेटली रिजॉल्व, जिसमें जो पूरा कहानी का जो पूरा सस्पेंस था वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है और उस जगह पे जाके क्या होता है, वो रिजॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है द सेंट्रल स्ट्रगल that drives the plot of a story or more generally any struggle between opposing forces in a story। जो struggle होता है अपोजिंग फोर्सेस, मतलब जो प्रोटोगोनिस्ट और जनरली जो एंटोगोनिस्ट होता है उसके बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। लिटरेरी स्कॉलर्स ऑफन क्लासिफाई कन्फ्लिक्ट्स एज इंटरनल। कन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, जिसमें करेक्टर जो है वो किसके साथ स्ट्रगल करता है, कुछ अपने इंटरनल डिलेमा। जैसे हैमलेट है, हैमलेट के केस में इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, वो अपने आप में ही स्ट्रगल करता रहता है कि करें ना करें, ये करें वो करें, मतलब इतनी ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है उसके अंदर, वो इसी में उलझा रहता है पूरे प्ले में, ठीक है। और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, जिसमें करेक्टर जो है स्ट्रगल करता है आउटसाइड फोर्सेस के अगेंस्ट, जैसे नेचर हो गया या फिर अदर करेक्टर्स हो गया या कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट हो गया, ठीक है।
अब कोजोनेंस क्या होता है, ये एजोनेंस की तरह होता है, उसमें वॉवेल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा था, इसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, उससे ज़्यादा समझ आ जाएगा। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसमें पी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कोजोनेंस है इसमें, समझ गए। कपलेट क्या होती है, कपलेट एक पोइट्री, इन अ पोइट्री और वर्स अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव लाइंस ऑफ पोइट्री दैट फॉर्म अ कंप्लीट थॉट। एक पेयर, पेयर में मतलब दो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो राइम कर रही होती हैं, और एक क्या होता है, यूजुअली राइमिंग होती है, ज़्यादातर राइमिंग ही होती है, और उसमें एक पूरा कंप्लीट थॉट होता है, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, वो जो दो लाइंस होती हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और उन दोनों का क्या होता है, सेम मीटर होता है, समटाइम्स प्लेस्ड इन देयर ओन स्टैंजा। आगे देखते हैं डिक्शन। डिक्शन क्या होती है, जनरली किसी वर्ड की लैंग्वेज होती है, जो द वर्ड चॉइस ऑफ अ राइटर और स्पीकर, स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग एज रिलेटेड टू वर्ड चॉइस। मतलब जिस तरह की भाषा जो है वो एक राइटर अपने वर्क में प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं डिक्शन। जैसे कुछ होते हैं एकदम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, आप करके बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी वर्क में ऐसी भी लैंग्वेज होती है, किसी वर्क में लैंग्वेज तू तड़ाक वाली होती है, ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, किसी में बहुत ही देहाती जो है वो भाषा प्रयोग की जाती है। तो ये जो है वो राइटर किस तरह की भाषा चूज कर रहा है उसको ही डिक्शन बोलते हैं एक वर्क का, ठीक है। आगे देखते हैं ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, एक लिटरेरी डिवाइस होती है इन विच वन और मोर कैरेक्टर इन अ स्टोरी रिमेन अनअवेयर ऑफ द प्लॉट डेवलपमेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन रिवील टू द ऑडियंस, गिविंग राइज टू ह्यूमर सस्पेंस और डबल मीनिंग्स। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स जो होते हैं कहानी में, वो जो प्लॉट में जो चल रहा है, उस कहानी में जो चल रहा है उससे वो अनअवेयर रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उस कहानी में ह्यूमर आता है, सस्पेंस आता है, डबल मीनिंग्स आते हैं। जैसे अगर मैं ओथेलो की बात करूँ, ओथेलो में क्या होता है, यागो जो चीज़ें कर रहा था उससे ज़्यादातर लोग प्ले में अनअवेयर थे, उन्हें पता ही नहीं था ये यागो क्या करना चाह रहा है। हालांकि ऑडियंस को पता है क्या प्ले में चल रहा है, लेकिन उसके जो आसपास के कैरेक्टर थे, जैसे वोडविगो है, ठीक है, उसकी वाइफ थी एमलिया थी, उनको पता ही नहीं था कि कहानी में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्ले में सस्पेंस और डबल मीनिंग्स भी कई बार डेवलप हो रहे हैं। आगे देखो एलिजी क्या होती है, एलिजी सबको पता है, एक पोम या सॉन्ग होता है किसका, लेमेंटेशन का, जिसमें मौन किया जाता है किसको, एक डिसीज्ड पर्सन को जो कि गुजर गया है, ठीक है, तो एलिजी आपको पता है क्या होती है। आगे देखो एलिप्सिस क्या होता है, इन लिटरेचर अ डिवाइस यूज्ड टू omit डिटेल्स फ्रॉम अ नैरेटिव यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ अलाउइंग रीडर्स टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स अबाउट व्हाट इज मिसिंग। होता क्या है एलिप्सिस में, एक लिटरेचर में एक नैरेटिव में जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी जाती हैं, किस लिए, ताकि रीडर जो है, जैसे कोई लाइन है ऐसे लिखी, कोई कुछ कहना चाह रहा है और बीच में उस लाइन को छोड़ दिया, आगे 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। अब वो इस लाइन को रीडर जो है वो खुद ही अपने आप से इंटरप्रेट करके कंप्लीट कर लेगा कि यहाँ पे क्या वो जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह से जब रीडर पे चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है वो रीडर पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप देख ले कि इसमें क्या होने वाला है। समटाइम्स एलिप्सिस इज डिनोटेड बाई 3 डॉट्स एट द बिगिनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये शुरू में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है और सेंटेंस के एंड में भी हो सकती है। बट इन अदर केसेज एलिप्सिस सिंपली रेफर्स टू इंटेंशनल ओमिशन ऑफ डिटेल्स फ्रॉम अ स्टोरी। किसी स्टोरी से इंटेंशनल मतलब जानबूझकर भी डिटेल्स जो है वो हटा ली जाती हैं और वो रीडर पे छोड़ दी जाती हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, अगर कई बार कोई सीन चल रहा होता है, जैसे मान लो किसी ने गोली चलाई, ठीक है, गोली चलाई, आप जैसे कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें गोली लगते हुए नहीं दिखाते हैं कैरेक्टर को, ठीक है, वहीं पे वो सीन को खत्म कर देते हैं, मतलब वो जानबूझ के वो जो डिटेल है वो ओमिट कर दी गई है वहाँ से। समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक इसका एग्जांपल देखते हैं, अमेरिकन जो नोबलिस्ट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उन्होंने बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज किया है एलिप्सिस का अपनी स्टोरीज में, ठीक है, और इसको वो आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हैं। तो इस थ्योरी में क्या है, एक राइटर है, a writer should present only the most essential details in a story, leaving the reader to deduce the unspoken details lurking beneath the surface। होता क्या है, एक राइटर को सिर्फ इसेंशियल डिटेल्स ही प्रेजेंट करनी चाहिए स्टोरी में, बाकी जो डिटेल है वो उसे रीडर पे छोड़ देनी चाहिए, वो खुद इंटरप्रेट करे, वो अपने हिसाब से देखे कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग थ्योरी भी बोलते हैं। अब देखो अगला जो है वो क्या है, इंजैम्पमेंट। इसका मतलब क्या है, इन पोइट्री और वर्स टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग अ लाइन और वर्स। जैसे इसमें देखो मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ, मूवी का एग्जांपल ले देता हूँ। एक मूवी आई थी अंधाधुन, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, उसका जो एंड था वो क्या हुआ था, वो उन्होंने छोड़ दिया था ऑडियंस पे कि आप डिसाइड करो कि एंड में क्या हुआ था। अगर जिसने भी देखी होगी उसको पता होगा।
एंड जो थी, एंडिंग उन्होंने खत्म नहीं की थी, उस एंडिंग में बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट हो सकते थे, तो उन्होंने वो रीडर पे छोड़ दिए कि ऑडियंस पे छोड़ दिए, देखने वाले पे छोड़ दिए कि आप डिसाइड कर लो कि क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इंजॉयमेंट इन पोइट्री और वर्स द टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग अ लाइन ऑफ वर्स इन मिडिल ऑफ अ फ्रेज सो दैट फ्रेज कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ नेचुरल पॉज बिटवीन लाइन्स। कई बार होती है एक लाइन, जैसे एक पोइट्री है उसमें एक लाइन जो है वो 2 लाइनों में लिखी होती है, एक लाइन को हम 2 लाइनों में तोड़ के लिख देते हैं, तो उसमें एक जो पॉज जो है वो नेचुरली वहां पे आ जाता है। वैसे तो वो पूरी एक ही लाइन है, लेकिन हम एक लाइन में पॉज ना देके उस लाइन को यहाँ से हटा के उसे हम दूसरी लाइन में लिख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इंजैममेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं। एपिग्राम क्या होता है? एपिग्राम एक ब्रीफ विटी सटायरिकल स्टेटमेंट होता है दैट इज जनरली मेमोरेबल ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग पैराडॉक्सिकल, ह्यूमरस और पोएटिक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। एपिग्राम क्या होता है? एक ब्रीफ बिटी सटायरिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कैसा होता है? ह्यूमरस हो सकता है, पोइटिक हो सकता है या पैराडॉक्सिकल हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं, फिर से देखो। द डिफरेंस बिटवीन जीनियस एंड स्टूपिडिटी इज दैट जीनियस हैज इट्स लिमिट्स। ठीक है, तो ये कैसा एक सटायरिकल स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बिटी है, सटायरिकल है और छोटा भी है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जीनियस और स्टूपिडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है कि एक जीनियस जो है वो उसकी लिमिट होती है, स्टूपिडिटी की कोई लिमिट नहीं होती, वो किसी भी हद तक हो सकती है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसमें ह्यूमर भी है और सटायर भी है। अगला देखो। देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। ये एक तरह से पोइटिक भी है और ह्यूमरस भी है। ठीक है, तो बिना पेन के कोई भी गेन नहीं होता है। ठीक है, तो बिटी भी है, ब्रीफ भी है, तो ये क्या है? एपिग्राम है। जैसे द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये कैसा? ये पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है। चाइल्ड कैसा है? मैन का फादर है, एक तरह से एकदम पैराडॉक्स है इसमें। ठीक है, तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एपिग्राम बोलते हैं। एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग एक कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ स्पीच होती है किसी लिटरेरी वर्क के एंड में। कोई भी लिटरेरी वर्क है उसके एंड में कोई कंक्लूडिंग सेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिलॉग बोलते हैं। ऐसे शेक्सपियर के कई सारे प्लेज में बाद में क्या एपिलॉग यूज किया गया। और प्रोलॉग क्या होता है? जो किसी भी वर्क के स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? अ डेस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट अकम्पनीज और रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ कैरेक्टर और थिंग। एपिथेट का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है उपाधि। जब किसी पर्सन या किसी चीज को क्या कोई एक नाम अलग से दे दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपिथेट बोलते हैं। आगे देखते हैं। एक्सपोजिशन क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रीडर और ऑडियंस टू मेक सेंस ऑफ अ स्टोरी। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोजिशन बोलते हैं। ऐसे कई बार आपने कोई मूवी देखी होगी तो उसके शुरू में एक बहुत लंबी सी स्पीच दे दी जाती है ताकि आपको थोड़ा सा स्टोरी का जो है वो बैकग्राउंड पता चल सके। ऐसे ही कोई लिटरेरी वर्क है, उसको शुरू करने से पहले कुछ स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स दे दी जाती हैं जिससे आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है वो उस कहानी के बारे में पता चल सके, तो उसको ही क्या बोलते हैं? एक्सपोजिशन बोलते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्या होती है? ये जनरली कहानी की शुरुआत में ही दे दी जाती है, जिसमें कहानी की जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको रिवील कर दिया जाता है या सेटिंग या कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है। फॉलिंग एक्शन क्या होता है? फॉलिंग एक्शन होता है द पार्ट ऑफ स्टोरीज प्लॉट दैट इमीडिएटली फॉलोज द क्लाइमैक्स। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड एंड मूव्स द स्टोरी टुवर्ड्स इट्स विजुअलाइजेशन। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है? जब क्लाइमैक्स हो चुका होता है, मतलब जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो चुका होता है, अब स्टोरी अपने विजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रही होती है, तो उसको फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। सिंपली ध्यान रखना, जो क्लाइमैक्स के बाद का जो भी एक्शन होता है उसको फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। आगे देखते हैं। फुट। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फुट क्या होता है? इन पोइट्री द बेसिक यूनिट ऑफ मीटर। मीटर की जो बेसिक यूनिट होती है उसको फुट बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जो स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं इनका 2 या 2 से ज़्यादा के कॉम्बो को क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे फुट हो सकते हैं, जैसे आयम में क्या होता है? 2 सिलेबल होते हैं, एक आयम में 2 सिलेबल होते हैं। एक शुरुआत में जो होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड और अगला होता है स्ट्रेस्ड। त्वची में भी 2 होते हैं, इसमें आयम का ये ठीक उल्टा होता है, इसमें पहले स्ट्रेस्ड होता है फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। डेक्टाइल, जो डेक्टाइल मीटर होता है उसमें 3 होते हैं, स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। एनापेस्ट में भी 3 होते हैं, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ये याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। स्पॉन्डी में भी क्या 2 होते हैं, स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। और जो पायरिक है इसमें भी अनस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड 2 होते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। जैसे ये एक जो है वो लिखा हुआ है, माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग आउट ऑफ साइट। ये आयम में लिखा हुआ है। आयम पेंटामीटर। पेंटामीटर मतलब इसमें कितने फुट है? 5। पेंटा का मतलब 5 फुट है, और 5 फुट, एक फुट में कितने स्लैबल है? एक आयम में 2 स्लैबल होते हैं, मतलब इसमें टोटल कितने स्लैबल है? 10 स्लैबल है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, फुट कौन सा है? आयम है, आयम फुट है। ठीक है, तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है। पेंटामीटर का मतलब क्या हुआ? इसमें कितने फुट होंगे?
5। और आयम्ब का मतलब क्या है, एक आयम्ब का मतलब क्या है, 1 फुट में कितने होते हैं, 2 स्लैबल होते हैं, 2 स्लैबल होते हैं, मतलब इसमें टोटल कितने स्लैबल हो गए, 10 स्लैबल हो गए। ठीक है, तो एक आयम में पहला स्लैबल कैसा होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और दूसरा कैसा होता है, स्ट्रेस्ड होता है। जैसे इसमें देखो देखो माई सोल, ये 2 स्लैबल हो गए, कैन वीच, ये 2 4 हो गए, वैन, अब देखो ये फीलिंग है, ये जो फीलिंग है ये वर्ड एक है लेकिन इसमें 2 स्लैबल है, पहला ये है और दूसरा ये है। कहने का मतलब ऐसा नहीं एक वर्ड एक ही स्लैबल होता है, एक वर्ड में एक से ज़्यादा स्लैबल भी हो सकते हैं। माई सोल कैन रीच वैन फीलिंग आउट ऑफ साइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्लैबल हैं इसमें, 10, वर्ड कितने हैं, 9। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक वर्ड में एक ही स्लैबल है, एक वर्ड में एक से ज़्यादा स्लैबल भी हो सकते हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड का मतलब उसे बोलने में कम जोर दिया गया है, स्ट्रेस्ड का मतलब उसमें ज़्यादा टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इससे क्या होता है, पोइट्री की रिदम जो होती है वो डिसाइड होती है। अब देखो आगे देखते हैं फॉइल। फॉइल क्या होता है, अ करेक्टर हुज ट्रेट्स कंट्रास्ट विद दोज ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अनदर मेन कैरेक्टर देयरबाय हाइलाइटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ दैट कैरेक्टर। होता है फॉइल क्या होता है, एक ऐसा करेक्टर होता है जो प्रोटोगोनिस्ट या मेन करेक्टर, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जो प्रोटोगोनिस्ट होती है उसके ठीक अपोजिट होती हैं, उसको ही फॉइल बोलते हैं। फॉइल एक करेक्टर होता है। ठीक है, अब इसको एंटागोनिस्ट क्यों नहीं कहा गया है, एंटागोनिस्ट इसलिए ना नहीं कहा गया, जैसे मैकबेथ है, मैकबेथ जो है वो प्ले का मेन कैरेक्टर है लेकिन ये खुद ही एंटागोनिस्ट है। अब इसका जो अपोजिट कैरेक्टर है, इसको बैंको को मान लो, ये ना लॉयल था, नोबल था, तो इसको आप एंटागोनिस्ट विलेन थोड़ी ना कह दोगे, ये इसके अपोजिट है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फॉइल है। इसके जो ट्रेट्स हैं वो मैकबेथ के बिल्कुल कैसे हैं, अपोजिट है। ठीक है, आगे देखो फोर शैडोइंग क्या होता है, एक डिटेल होती है एक लिटरेरी वर्क में दैट हिंट्स एट इवेंट्स दैट विल अकर लेटर ऑफन टू क्रिएट सस्पेंस और एक्सपेक्टेशन। मतलब एक ऐसी डिटेल होती है लिटरेरी वर्क में जो पूरे टाइम आपको सस्पेंस में रखती है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, वो इवेंचुअली वो जब आप एक्सपेक्ट करते हो तब नहीं होता है, वो बाद में कभी हो जाती है वो चीज़। तो मतलब इसके माध्यम से क्या होता है, पूरे उस वर्क में क्या रहता है, एक सस्पेंस रहता है और एक एक्सपेक्टेशन आपसे रहती है कि अब ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोर शैडोइंग बोलते हैं। फ्री वर्स क्या होती है, फ्री वर्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है जिसमें ना तो कोई मीटअप होता है, ना कोई विदम होती है और ना कोई राइमिंग स्कीम होती है। ये पूरी तरह से फ्री ही होती है, कोई मीटअप नहीं, कोई विदम नहीं, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं। अच्छा, ये हाइकू क्या है, ये एक जापानीज टर्म है और जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है। इसमें क्या होती है, इसमें 3 लाइन होती हैं। ठीक है, 3 लाइन होती हैं जिसमें पहली लाइन में 5 लेवल होते हैं, दूसरी लाइन में 7 लेवल होते हैं और तीसरी लाइन में 5 लेवल होते हैं। ठीक है, और इसका फोकस किस पे होता है, नेचुरल वर्ड पे होता है, इसको हाइकू बोलते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, एक कॉमनली यूज मीटर है इंग्लिश वर्ड्स में जिसमें कितनी ईच एक लाइन में कितने लेवल होते हैं, 10 लेवल होते हैं। ठीक है, और 5 आयम्ब होते हैं। ठीक है, 5 आयम्ब, एक आयम्ब में 2 लेवल होते हैं, तो 10 लेवल होते हैं। और एक आयम में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड लेवल होता है, उसके बाद स्ट्रेस्ड लेवल होता है। जैसे ये जो लाइन है इसको देखो, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। जैसे इन दोनों लाइंस को देखो, इसमें दोनों में 10 लेवल्स हैं। ठीक है, जो बोल्ड में है वो स्ट्रेस्ड है और जो बोल्ड में नहीं है वो कैसा है, अनस्ट्रेस्ड है। ईडियम, ईडियम का मतलब क्या है, a commonly used figure of speech with a meaning that differs from its literal meaning। ईडियम में क्या होता है, जो उसका लिटरल मीनिंग होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, उससे मीनिंग जो होता है वो ठीक उलट नहीं होता है, मतलब उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, जो आप ईडियम में जैसे अगर आप बोलोगे एप्पल ऑफ वन साइज, इसका मतलब होता है किसी की आंखों का तारा होना, मतलब कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी हो, तो ऐसा थोड़ी ना है वो आपकी आंखों का सेब होगा। ठीक है, तो वो उसका जो लिटरल मीनिंग है वो हम नहीं निकालते, उसका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। आगे देखते हैं इमेजरी क्या होती है। इमेजरी एक ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से क्या होती है, आपके दिमाग में, जैसे जो रीडर जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है, जो राइटर जो चीज़ डिस्क्राइब करना चाह रहा है, उसकी जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाती है, उसकी साइट जो है वो आपके दिमाग में आ जाती है। वो साउंड है, जैसे कोई अगर कैटरैक्ट को अगर कोई राइटर कोई वाटरफॉल है उसको कोई राइटर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसकी पानी की आवाज़, वहाँ की स्मेल, ठीक है, टेक्सचर, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, वो सारी इमेज, वो सारा जो स्मेल है, साउंड है, वो सारा आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस तरह की जो फिगरेटिव लैंग्वेज अगर यूज की जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। आगे देखते हैं जुक्सटापोजिशन क्या होती है। इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट होता है दो वेरी डिफरेंट आइडियाज़ का। एक लिटरेरी वर्क में जब दो अलग अलग आइडिया, करेक्टर या एक्शन को एक साथ रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, जुक्सटापोजिशन। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने जेन ऑस्टन के नोवेल पढ़े होंगे तो इसमें एक नोवेल है प्राइड एंड प्रीजुडिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक करेक्टर है एलिजाबेथ,
प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये क्या होता है, बहुत ख़राब मौसम होता है, इसकी जो सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो एक दूसरी जगह पे रह रही होती है, नेदरफील्ड पार्क में रह रही होती है। तो इतने बुरे ख़राब मौसम में इसकी जो सिस्टर है वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए जाती है, ठीक है। तो इसमें वो पूरी तरह से भीग जाती है, उसके कपड़े जो हैं वो सन जाते हैं धूल मिट्टी से और उसके पैर बुरी तरह से मिट्टी से सने हुए होते हैं। और ये जो नेदरफील्ड पार्क है इसमें बहुत ही इलाइट मेंबर्स जो हैं वो रह रहे होते हैं। तो जब ये एलिजाबेथ यहाँ पे पहुँचती है तो उसको कौन मिलती है वहाँ पे, मिस बिंगले और मिस हर्श, जो कि बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप हुए वहाँ पे थे और वो इस तरह की हरकतें कभी नहीं करते थे कि इतने ख़राब मौसम में या मिट्टी में इस तरह से निकल गए। तो जब वो उसको देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसी गवार यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मतलब मिस बिंगले और एलिजाबेथ को एक साथ रख के उनके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनको दिखाया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, जुस्टापोजिशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं लिमरिक क्या होता है। ये एक तरह की ह्यूमरस पोम होती है, ठीक है, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए, ठीक है, A, इसमें ये जो 3 लाइनें होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और जो ये 2 लाइनें होती हैं ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइमरिक। अगला है माल एप्रोप्रिज्म। ये क्या होता है, एक मिसयूज और मिसप्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड बीइंग मिसप्लेस्ड विद अ सिमिलर साउंडिंग वर्ड मे बी अनइंटेंशनल और इंटेंशनल। एक ऐसा वर्ड रख दिया जाता है किसी दूसरे वर्ड की जगह पे जिससे वो जो वर्ड है वो उसका मिसयूज या मिस प्रोनाउंसिएशन हो। इसका यूज जो है वो अनइंटेंशनल भी हो सकता है और इंटेंशनल भी हो सकता है। जैसे पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस किसकी जगह पे रख दिया, पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस की जगह पे। इससे क्या हुआ, ये कॉमिक इफेक्ट जनरली प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे पिनेकल को क्या बना दिया, पाइन एप्पल बना दिया। तो ये जानबूझ के भी राइटर कर सकता है या फिर वैसे भी कर सकता है, कैसे भी, ये गलती से हो सकता है या जानबूझ के हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं मीटर मैंने आपको बता दिया था, रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन ऑफ वर्ब्स कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द लाइन, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मीटर क्या होता है, किसी भी पोइट्री में रिदम सेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है किसका, स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड लेवल्स का, उनका एक स्ट्रक्चर बना के क्या एक मीटर जो है वो बनता है। आगे देखते हैं मोनोलॉग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से सुनना। ये एक स्पीच होती है, एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा प्रेजेंट की जाती है और किसी को एडवर्स की जाती है, ठीक है, फिर से सुन लो, एडवर्स की जाती है किसी दूसरे स्पीकर को या फिर ऑडियंस को डायरेक्टली एडवर्स की जाती है। एक सिंगल स्पीकर के द्वारा बोला जाता है, उसके थॉट्स जो हैं वो अलाउड मतलब तेज आवाज़ में बोले जाते हैं, या ये तो किसी दूसरे कैरेक्टर को एडवर्स की जाती है या ऑडियंस को एडवर्स की जाती है। इसी की तरह एक टर्म और होता है सोलिलोकाई। मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि ये भी सिंगल स्पीकर के द्वारा ही बोला जाता है और इसमें भी अपने जो थॉट्स हैं वो स्पीकर जो है वो तेज बोलता है। लेकिन सोलिलोकाई और मोनोलॉग में डिफरेंस ये है कि सोलिलोकाई में जो स्पीच है वो किसी को एडवर्स नहीं की जाती है, ना तो ऑडियंस को ना ही दूसरे कैरेक्टर को। भले ही ऑडियंस सुनती है लेकिन ऑडियंस को एडवर्स नहीं की जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो मोनोलॉग और सोलिलोकाई में ये डिफरेंस होता है। मूड क्या होता है? एक इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है एक वर्क ऑफ लिटरेचर का, एज इवोक्ड बाई सेटिंग इमेजरी वर्ड चॉइस स्टाइल टोन द मूड में एक्सपेंड डीपन और शिफ्ट ओवर द कोर्स ऑफ द वर्क। ठीक है, मूड जो क्या होता है, एक इमोशनल एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है किसी वर्क ऑफ लिटरेचर में, और ये किससे इवोक होता है? उस वर्क की सेटिंग से हो सकता है, इमेजरी से हो सकता है, वर्ड चॉइस से हो सकता है, स्टाइल से हो सकता है, टोन से हो सकता है। ठीक है, तो मूड समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मोटिव क्या होता है? मोटिव जो है ये टेक्निक है ऑफ यूजिंग रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया, इवेंट, इमेज, फ्रेज और सिंबल थ्रू आउट अ लिटरेरी वर्क टू इल्यूमिनेट एंड एक्सपेंड द मेजर थिंग्स। जो प्ले की थीम है, ठीक है, उसको इल्यूमिनेट मतलब उसको हाईलाइट करने के लिए कोई आइडिया या कोई इवेंट या कोई इमेज या कोई फ्रेज को बार बार रिपीट करना। जैसे कोई आप मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई एक इवेंट होता है, उसको बार बार दिखाते रहते हैं जिससे आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल सके। जैसे मैं फिर से यहाँ पे हैरी पॉटर का एग्जांपल दूंगा। उसमें एक कैरेक्टर, उसका जो प्ले है वोल्डेमॉर्ट, उसको क्या किया गया है, उसका नाम नहीं लेते हैं प्ले में। ठीक है, अब वो प्ले नहीं, मूवी में उसका नाम नहीं लिया जाता है ना, तो बार बार उस चीज़ को दिखाया जाता है। जब भी कोई उसका नाम बोलने की कोशिश करता है तुरंत, तो इसके माध्यम से क्या दिखाया जाता है कि वो कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है।
बात जैसे पहली बार में दिखाया कोई बात नहीं, अब जब उसी चीज़ को हर कोई अलग अलग करेक्टर्स के माध्यम से एक ही बात कर रहा है कि नहीं इसका नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, तो इससे हमें, हालांकि पूरी मूवी में इसका कहीं पे दिखाया ही नहीं गया, जब आप इसकी पहली मूवी देखोगे बिल्कुल एंड में ये अपीयर होता है, लेकिन इसका इतना डर बना दिया स्टार्टिंग से ही कि इसका नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, तो मतलब एक आइडिया को हाईलाइट किया गया यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मोटिव बोलते हैं। चलिए अगले जो बाकी के जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं हम उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।